माननीय सदस्य श्री सुरजेवाला जी का भाषण सुन रहा था, किसानों के बारे में जो लफज्जेबाजी उन्होंने की है उसकी तो मैं तारीफ करता हूं, क्योंकि क्या बात है, शांत रहिए। क्योंकि किसानों के बारे में वो जितना जानते हैं वो उनके नेता के यहाँ से आता है। और उनके नेता जब हरियाणा में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं किसानों के हित में जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा। तो जो जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले आदमी हैं वो किसानों के बारे में बात करें तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और माननीय सभापति महोदय, उन्होंने कई कहावतों का प्रयोग किया। मैं ज़्यादा कहावतों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन एक कहावत को वो समझते हैं और मैं समझता हूं। बाकी लोग समझे कि नहीं समझे तो हम हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा राजस्थान के लोग समझते हैं कि छाजड़ो तो बोले चालनी बोले बिके 70 छेद। यानी सूप जो है वो इसलिए कह रहा हूं कि इनके टाइम पर जब इन्होंने राज छोड़ा उस समय जो बजट था वो 17 लाख करोड़ का था और अब 53,47,315 करोड़ का बजट है। तो इसलिए बजट गया कहां? कटौती में। वही तो इसलिए ये सारी बात करना कि वो कट गया वो नहीं कटा, वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया। वो हर पंचायत के हिसाब से एक सरपंच के पास जनगणना के हिसाब से डायरेक्ट सरपंच के यहाँ ट्रांसफर होता है, वो सरकार के पास नहीं जाता। इसलिए वो जो सरपंच के पास जा रहा है उसमें वो बीच में कटौती नहीं हो रही है, 15 पैसे पहुंच जाएगी वो चिंता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, राज्य का काम क्या है? राज्य से संपदा सदा धर्माय प्रयोज्या। राज्य की जो संपदा है, जो पैसा है, वो आम जनता के काम आए, जन कल्याण के काम आए, समावेशन के काम आए और सतत विकास के लिए काम आए। ये तीनों बातों पर अगर देखेंगे तो ये बजट बहुत बढ़िया है। और इस बजट में एक विशेषता यह है कि माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार ये बजट पेश किया है, 9वीं बार बजट पेश। और इसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, नारी हस्ते यदा नीति नारी हस्ते अर्थ संचय तदा राष्ट्राय सौभाग्यम समृद्धि संचय। नारी के हित में, नारी के द्वारा अगर अर्थनीति का संचालन होता है तो राष्ट्र का समृद्धि होती है और राष्ट्र का सौभाग्य होता है। मोदी जी ने 9 बार लगातार इनको पेश करने का दिया। ये भारत के राष्ट्रीय सौभाग्य का प्रतीक। माननीय उपसभापति महोदय, अभी बात कर रहे थे कि अमेरिका से जो समझौता किया उसमें भारत के किसानों का हित गिरवी रख दिया। ये हर चीज में यही बात करते। लेकिन मैं सदन को, सुरजेवाला जी, सदन को मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। व्हाइट हाउस से घोषणा हुई है कि अमेरिका ने जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था रूस से तेल लेने पर, वो पैसा वापस देगा और 40,000 करोड़ रुपए भारतीय व्यापारियों को वापस मिलेंगे। ये व्हाइट हाउस से घोषणा हुई। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हुआ है। इसलिए मोदी, हाँ वो बता रहा हूं, वो बता रहा हूं। मैंने ये बार बार ट्रम्प कर रहे थे, अभी भी करते हैं। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि आपको ट्रम्प याद आते हैं, लेकिन आपने हमारा ट्रम्प कार्ड नहीं देखा। और वो ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमेरिका को घुटनों पर लाकर हमारा 18% करा दिया और ये 25% वापस भी ले लिया। और जो समझौता किया है उस समझौते में न तो दूध का समझौता है,
न चीज का समझौता है, न हमारे यहाँ किसान की मसाले आदि जितनी चीजें हैं उन पर एक्सपोर्ट पर 0 टैरिफ होगा, अमेरिका में 18% भी नहीं होगा। तो ये सारी बात आप करते हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी 1 साल का बजट पेश करता है, कुछ पंचवर्षीय योजना करते हैं। जब आए तो जड़ता समाप्त करने की कोशिश की है मोदी जी ने। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था की जड़ता समाप्त करने की कोशिश की। जब जैसे पूरा ही काम कर दिया, पूरा ही काम कर दिया वो फाइनल है। फाइनल। तो वो जो काम किया उन्होंने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, मुझे ध्यान है जब योजना आयोग होता था तो माननीय सभापति महोदय राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री आकर वहां योजना आयोग में दरबार लगाकर बैठ जाते थे और अपनी वार्षिक योजना मंजूर कराने के लिए आना पड़ता था। ये बार बार राज्यों की स्वायत्ता की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। राज्यों को इतनी स्वायत्ता स्वतंत्रता कभी नहीं मिली। योजना आयोग को समाप्त करके जो नीति आयोग बनाया, इसके कारण से राज्य स्वायत्त हो गए। आज राज्यों को स्वायत्ता मिली, इतना बड़ा काम परिवर्तन किया है। समाजवादी समाज की रचना में उलझ गए थे और कोटा, परमिट और लाइसेंस का राज चलता था। दोहरी मूल्य नीति थी, हम सब लोग जानते हैं। सीमेंट के 2 भाव होते थे, एक मार्केट एक कंट्रोल पर। चीनी के 2 भाव होते थे, मार्केट और कंट्रोल पर। साहब स्कूटर, मैं जब पहली बार एमएलए बनकर आया 80 में, तो स्कूटर भी 2-2 मिलते थे एमएलए को, उन पर भी ब्लैक होता था। एक गैस का कनेक्शन मिलता था और एक टेलीफोन का कनेक्शन मिलता था, उनके लिए लाइन लगी रहती थी। क्या चेंज कर दिया भारत को आज, इसको नहीं देख रहे? सारा काया पलट हो गया। भारत आगे बढ़ा 11वीं अर्थव्यवस्था और उसे 30वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर छोड़ दिया। उस बात इनको ध्यान में नहीं आ रही। ये सारी बात करने के लिए अब आप जाइए, राजस्व प्राप्तियां 28 लाख करोड़ से अधिक है और राजकोषीय घाटे को 4.3% तक सीमित कर रखा हुआ है। ये इतना बड़ा काम है। और आप जब ये बात करते हैं तो सार्वजनिक जो पूंजी व्यय है वो 12.2 लाख करोड़ रुपए का है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा जाएगा 4 लाख करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में अगर किसानों के पास चला गया तो किसान का इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? वो नरेंद्र मोदी ने किया। कुल व्यय प्रभावी पूंजीगत व्यय 17,14,523 करोड़ होगा और इन संरचनाओं से 2 करोड़ नौकरियां सृजित की जाएगी। ये बजट जो है वो बहुआयामी बजट, ये बजट 2047 को देखकर कहा गया। अरे 2047 को इसलिए देखकर किया गया है कि हम आगे की सोचते हैं, भावी पीढ़ी की सोचते हैं और भारत के भविष्य को सोचते हैं। नया इनकम टैक्स का कानून आ रहा है, सारे कानून नहीं आ रहे। पूरे कानूनों की जड़ता में सारे राष्ट्र को जड़ा हुआ था। उन सारे कानूनों को बदलकर आर्थिक दृष्टि से कितने बड़े सुधार किए। ये जीएसटी का जो 2 संशोधन किया, उसके बाद में कितना रुपया लोगों को बचत हुआ और कितनी जीडीपी बढ़ी, ये काम हमने इसमें किया है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि निर्यात प्रोत्साहन और इन सब के लिए सारा काम किया और जो समझौते किए हैं। कौन सा प्रधानमंत्री, मैं किसी प्रधानमंत्री की तुलना नहीं करता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, कौन प्रधानमंत्री है जिसको विश्व में सबसे अधिक देशों में सबसे अधिक राष्ट्रीय सम्मान मिले? वो नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च सम्मान उन देशों का। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ज्यादा संसदों को संबोधित किया है? वो नरेंद्र मोदी। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यापारिक समझौते किए हैं? वो नरेंद्र मोदी। आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम से समझौता किया एफटीए के अंतर्गत 2025 में,
90% टैरिफ लाइंस पर उदारीकरण किया। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स को लाभ मिलेगा, यह मोदी जी ने किया। 18 साल तक ये नहीं कर सके। ओमान सीईपीए दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित किए। भारत के 99% चीजों पर निर्यात पर 0 टैक्स होगा, ड्यूटी नहीं होगी। टेक्सटाइल, जेम्स और इंजीनियरिंग गुड्स मजबूत होंगे। न्यूजीलैंड से एफटेकिया दिसंबर 2025 में निष्कर्षित। कृषि, फल सब्जी, मैन्युफैक्चरिंग को बाजार मिलेगा। प्रशांत क्षेत्र का गेटवे हमारे लिए खुल जाएगा। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे टीईपीए अक्टूबर 2025 में हुआ। इसमें 1 मिलियन नौकरियां सृजित होगी। यूरोपीय संघ, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहते हैं, 27 देशों के साथ एक साथ समझौता जनवरी 26 में हुआ। 96% ईयू निर्यात पर टैरिफ कट। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो को लाभ होगा और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। अभी अभी मलेशिया से समझौता हुआ है। और अमेरिका की डील के बारे में जो कह रहे हैं, अमेरिका से डील भारत मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे सामरिक बात हो चाहे व्यापारिक बात हो, देश के इंटरेस्ट से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी का तपह पूत जीवन राष्ट्र को समर्पित। जब यूक्रेन का रूस का युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने, यूरोप ने, सब ने कहा कि रूस से क्रूड मत खरीदो, मोदी जी ने कहा खरीदूंगा, क्योंकि मुझे मेरे देश की ऊर्जा का संरक्षण करना है। और वो खरीदा और खरीद के बाद में खरीदा ही नहीं, अभी पूछ लेना है तब खरीद रहे हैं ना, खरीद रहे हैं। आपको पता नहीं है, पता करिए पहले। वो भी थोड़ा सा इंतजार कर लो तो वही बता दूंगा। तो वो खरीदा और खरीदा ही नहीं, खरीद के बाद में हमारी रिफाइनरीज में शुद्ध करके, जो यूरोप हमको कह रहा था मत खरीदो, उस यूरोप को सबसे ज्यादा पेट्रोल एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बना है मोदी जी ने। और मोदी जी की यह अपील थी कि यूक्रेन और रूस में जब भारतीय झंडा लेकर गए तो गोलीबारी बंद हो गई। तो इसलिए यह मोदी जी का जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व आप समझिए। और जो अभी समझौता, अभी जो समझौता किया है, अभी समझौता भारत की शर्तों के आधार पर हुआ है और कोई नहीं हुआ। और बजट की जब चर्चा करते समय भी कह रहे थे कि बजट में क्या बढ़ा, क्या हुआ बजट में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्र रक्षा पहला काम। हमारे शास्त्रों में कहा है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे। तो रक्षा के बजट को बढ़ाया है 14%, 2,56,000 करोड़ रुपए ज्यादा उस पर खर्च कर रहे हैं। रक्षा का बजट बढ़ाया। और रक्षा का बजट क्यों बढ़ाया? क्योंकि सुदर्शन सिंदूर तो हो गया, सुदर्शन चक्र जैसे इजराइल ने डोम बना रखा ना, वैसे भारत की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र। और मैं कहना चाहता हूं कि सुन लें, 100 गाड़ी तक तो माफ होती है। शिशुपाल को भगवान ने माफ कर दिया था। 100 से ज्यादा गाड़ी होती है ना, तो फिर सुदर्शन चक्र चल जाता है। तो कांग्रेस वालों को भी समझना चाहिए कि जितनी गाड़ी आप व्यक्तिगत रूप से निकाल रहे हो प्रधानमंत्री जी को, उतनी ठीक नहीं। व्यक्तिगत रूप से गाड़ियां निकालना बिल्कुल ठीक नहीं है। नीति पर, सिद्धांत पर आप आलोचना करिए, आपका करना चाहिए। इसी प्रकार में कह रहा था कि जब वो हो गया, रक्षा हो गई, उसके बाद क्या है, तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तित। उसके बाद शास्त्र की चिंता हो तो फिर शिक्षा आ गई। तो इस बजट में शिक्षा को बढ़ावा दिया है और शिक्षा के लिए ज्यादा खर्च का प्रावधान किया। फिर कृषि के लिए और प्रावधान किया, सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किया।
और वो प्रावधान कितना है? चिकित्सा और स्वास्थ्य। समाप्त कीजिए। शुरू किया, खत्म करूं, एक मंत्र के बाद खत्म कर दूं। तो वो अनपढ़ वाली बात तुम जानते हैं दोनों, सुरजेवाला जी में जानते हैं दोनों अनपढ़। तो ये बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेगी और नरेंद्र मोदी के लिए एक अथर्ववेद का मंत्र है। वो मंत्र पढ़कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। भद्रमिच्छन्त ऋषिय स्वर दिस्तपो दीक्षा ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तस्मै देवा उपसन्मन्तु। अर्थात राष्ट्र उन मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ है जो अपने तप के प्रभाव से राष्ट्र को शक्ति संपन्न और गौरवास्पद बनाते हैं, जिनके ओजस्वी स्वरूप को देखकर बड़े बड़े राष्ट्र उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जैसा 42,000 करोड़ रुपए देकर अमेरिका हो गया। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। श्री सुखेंदु शेखर राय, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर कानिमोजी एनवीएन सोमो, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। ये सर स्पेशल बेंच है। नो नो नो, इट्स डिबेट। बजट फाइन। एक सर मेरे पार्टी का टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था पहले स्पीकर से, तो वो ऐड करने की रिक्वेस्ट की थी, वो काइंडली देख लीजिए। आपका 10 मिनट है, 10 मिनट्स। थैंक यू। माननीय महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 26-27 के बजट पर 140 करोड़ नागरिकों की आवाज को इस पवित्र सदन में रखने का मौका दिया। मैं देश की इकोनॉमी में और इस बजट की जो प्रपोजल्स के संदर्भ में जो विरोधाभास है, जो कंट्राडिक्शंस है, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा अपनी इन पंक्तियों के साथ। आपके भाषणों में विकास ने छू लिया आसमान, इधर महंगाई ने छीन लिया रोटी कपड़ा और मकान। अगर इंडिया बन गई है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तो किसानों नौजवानों की हालत क्यों है इतनी खस्ता? कहते हो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है हमारी, तो रुपए को क्यों लगी रोज गिरने की बीमारी? माननीय महोदय, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि भारत की जीडीपी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, 6.7%। बहुत खुशी की बात है। पर सर, यदि ये जीडीपी है बढ़िया, तो हर आम आदमी को इस जीडीपी का कितना फायदा मिल रहा है, ये मैं इसके बारे में जो कंट्राडिक्शन है वो बात करूंगा। भारत के पर नागरिक को तकरीबन $2200-2300 की नेट इनकम जो वो मिलती है, जीडीपी इनकम मिलती है। वही फिगर नामीबिया, जो कि बहुत छोटा सा देश है, कि लगभग $2800 है, मतलब हमसे भी ज़्यादा। हम अफ्रीकन देश लीबिया की बात करें तो $7000 है। तो सर, हमारे आम आदमी को उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। और जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी में हम लोअर मिडिल इनकम देश में आते हैं, जो एक प्रश्न पैदा करता है। सर, सरकार ने 53 लाख डॉलर का बजट पेश किया, 53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पर सर, ये जो रेगिस्तान में मिराज मृग तृष्णा होती है, उसके जैसा लगता है दूर से सुंदर पास से खोखला। इस 53 लाख करोड़ रुपए में 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ पुराने ब्याज देने में चले जाएंगे, सिर्फ ब्याज देने में, मूल देने में नहीं। तो नेट बचा 39 लाख, उसमें पेंशन निकाल दें तो बचता है 35 लाख करोड़। और 35 लाख करोड़ को जब हम 140 करोड़ की अपनी जनता में बांटते हैं, तो प्रति व्यक्ति सिर्फ 25,000 रुपये आता है, सिर्फ 25,000 रुपये प्रति वर्ष। मतलब एक मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन आते हैं उससे भी कम आता है एक हिस्से में। और इस 25,000 में हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे पाएंगे, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएंगे,
नागरिकों को सुरक्षा दे पाएंगे, बिजली दे पाएंगे, पानी दे पाएंगे, ये बजट की कंट्राडिक्शन है, विसंगतियां हैं। इसके साथ लोन्स की बात करें, इसी बजट में जो मंत्री जी ने लिखा है, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का लोन भारत पर है, और इस बजट में फिर एडिशनल 17 लाख करोड़ लोन लेने का और प्रावधान कर दिया। हम तो डेट के कालगृह में ही फंसते जा रहे हैं। अभी बात हो रही थी यूएसए के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की। सर, ये जो फ्री शब्द है, ये फ्री शब्द जो है हमारे लिए है या यूएसए के लिए? पहले जो भारत चीजें आया करती थी भारत में यूएसए से, जैसे वेजिटेबल ऑयल पे 45% टैरिफ था, ऑटोमोबाइल फ्लावर्स पर 60% था, नेचुरल रबड़ पर 70% था, कॉफी पे 100% था, अल्कोहल पर 150% था। वो सर हमने जीरो कर दिया, फ्री कर दिया उनके लिए तो फ्री हो गया। हमारे लिए क्या हुआ सर? भारत के लिए क्या हुआ? भारत से जो एक्सपोर्ट होता था, तकरीबन सभी वस्तुओं पर जो एक्सपोर्ट होती थी, ज्यादातर पर 2% या 30% टैरिफ लगता था। ट्रंप साहब ने 50% कर दिया, अब उस कम को कम करके 18% कर दिया, और बड़े हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, मुझे बचपन में एक मूवी देखी थी मैंने, आज का एमएलए राजेश खन्ना साहब की थी। उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, वो ब्रेड वाले उनके पास जाते हैं कि सर हमारा रेट बढ़ा दो, तो वो जैसे अंदाजे के तौर पे 2 रुपये था, उन्होंने कहा 3 रुपये करना है, उनकी डिमांड थी। तो राजेश खन्ना साहब मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने 4 रुपये कर दिया। पूरे प्रदेश में एजिटेशन हो गया, उन्होंने उसको बाद में कम करके 3 रुपये कर दिया, तो दोनों साइड खुश। तो सर वही हमारे साथ हो रहा है कि पहले उन्होंने 2 से 3% टैरिफ को 50% कर दिया, अब कम करके 18% कर दिया, और हम खुश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए तो सर ये फ्री नहीं हुआ ना, ये तो उनके लिए हुआ। तो सर ये जो कंट्राडिक्शन है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, इसको हमारा देश कैसे झेलेगा? सर, तेल रूस से आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। जब माननीय एक्सटर्नल अफेयर मंत्री साहब से पूछा जाता है तो वो कहते हैं माननीय वाणिज्य मंत्री बताएंगे। जब कल वाणिज्य मंत्री साहब से कल पूछा गया, वो कहते हैं माननीय विदेश मंत्री बताएंगे। ये कौन बताएगा, ये बात नहीं समझ आ रही कि रशिया से हम ऑयल ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इसको पासिंग द पार्सल खेल किया जा रहा है। सर, 2025 में गुड्स इंपोर्ट $720 बिलियन का था, और ट्रेड डेफिसिट तकरीबन $94 बिलियन का था। और सर हमने उनको जीरो टैरिफ दे दिया, पूरा खोल दिया, और इंपोर्ट बढ़ जाएगी। भारत की इंडस्ट्री, भारत का किसान और ज़्यादा सफ़र करेगा। उसके लिए क्या प्रावधान किए गए वो नहीं समझ आ रहा। इतना बड़ा सर विरोधाभास है इसमें भी। सर, अब मैं रुपए की कीमत की बात करूं, 10 साल पहले तकरीबन रुपया 60-62 रुपए के आसपास था, आज 90 रुपए पे हो गया। 50% राइज सर, 50% राइज। और पिछले 12 महीनों में, मतलब 1 साल में ही 3.2% फिर गिर गया रुपया। सर, दक्षिणी अफ्रीका की करेंसी इस दौरान 1 साल में 12 से 15% मजबूत हुई है डॉलर के मुकाबले। नाइजीरिया सर, नाइजीरिया जैसा देश की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले 11% सुधरी है। इजिप्ट की 6.7% सुधरी है। और सर दुख होता मुझे बात कहते हुए, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की करेंसी भी तकरीबन 1% सुधरी है सर, और हम गिर रहे हैं। सर कैसी ये विसंगति है सर, कैसा पैराडॉक्स है? अर्थव्यवस्था मजबूत कह रहे हैं और करेंसी गिरती जा रही है। सर अब मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। एफपीआई सर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पिछले 1 साल में सर 1,42,000 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लिया गया। यदि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है तो उनको हम पर विश्वास क्यों नहीं है फॉरेन इन्वेस्टर्स को? और जब मैं नेट एफडीआई की बात करूं तो सर इसमें गिरावट आई है। $44 बिलियन का एफडीआई था हमारा 2021 में, 4-5 साल पहले 44 बिलियन, और नेट एफडीआई, अब वो नेट एफडीआई घट के सिर्फ $1 मिलियन, $335 मिलियन रह गया सर।
96% की गिरावट, मतलब 100 में से सिर्फ 5% बच गए हैं हम सर। ये सर हमारी नेट एफडीआई की सिचुएशन है। यदि हम मजबूत हैं तो हमें क्यों नहीं हम पर विश्वास करें सर। अब सर मैं अपने कुछ किसान भाइयों की बात करूंगा। सर कृषि क्षेत्र जो कि 40% रोजगार देता है, उस जीडीपी में वो घटकर सिर्फ 16% उसका योगदान रह गया। मतलब हमारे किसान को जो देश की तरक्की का हिस्सा नहीं मिल रहा। किसान कार्ड क्रेडिट लोन जो 2021 में 58,000 करोड़ का बुरा नेगेटिव लोन था, जो देनदारी रह गई थी, वो 97,000 करोड़ की हो गई सर बैड लोन। इसका मतलब किसान दे नहीं पा रहा। सर 2015 से 23 के बीच में तकरीबन 1 लाख किसानों ने खुदकुशी की है सर। सर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में सर अभी बाढ़ आई, 5 लाख एकड़ हमारी फसल बर्बाद हो गई, 5,000 करोड़ का नुकसान हो गया, 2,000 गांव प्रभावित हो गए सर। पर इस बजट में हम उम्मीद कर रहे थे कुछ दिया जाएगा। इस बजट में पंजाब के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया सर। सर ऑपरेशन सिंदूर में सर हमारे डिफेंस ने बहुत बड़ा काम किया, और रक्षा जो समिति है हमारी, उसकी सिफारिश थी कि जीडीपी का 3% डिफेंस को एलोकेट किया जाए, लेकिन सर वो 2% ही है, और सिर्फ 30% बचता है आधुनिकीकरण के लिए सर। और हम कैसे सर मुकाबला करेंगे सर। इंडियन एयरफोर्स के 22 स्क्वाड्रन परमिटेड है, लेकिन है सिर्फ 31 सर। हम कैसे उनका बाहर का मुकाबला करेंगे सर। खेलें सर, खेलों के लिए कितना बजट है? 3200-3300 करोड़ का सर। सर ओलंपिक में 329 मेडल होते हैं, और यदि 3200 करोड़ को 329 मेडल से डिवाइड करें तो एक मेडल के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए 1 साल के लिए दिया गया सर। वो आईपीएल के उनकी नीलामी 10-10 करोड़ की हो जाती है, और एक गेम के लिए 10 करोड़। इससे सर हम जीतेंगे ओलंपिक के मेडल? ये सर काइंडली देखना चाहिए हमें। समाप्त कीजिए सर। एक सर सिर्फ 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। सर शिक्षा बजट भी जीडीपी से घटा के 2.9 से 2.7% कर दिया गया सर। दक्षिण अफ्रीका में 6% है, ब्राजील में 5.6 है, चीन रूस में 4% है। सर हम कैसे करेंगे सर? स्कूल एजुकेशन में बच्चे कम होते जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। 22-23 में 25 करोड़ थे, जो 24-25 में रह के 24.69 करोड़ रह गए। सर ये कैसी शिक्षा है, कैसी ग्रोथ है हमारी, कैसी विकसित भारत है सर? धन्यवाद सर सर हेल्थ बजट में सर वो भी जीडीपी का 2.26 से घटाकर 2.07 कर दिया गया सर। कैसे हम लोगों को सर हेल्थ देंगे? बस सर एक आखिरी लाइन जी, मैं सर एक बस आखिरी